तो आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च, जो शोध के क्या क्या प्रकार हैं जिन्हें हमें पढ़ना है एग्जाम्स के लिए। तो जो अनुसंधान के प्रकार है, जो शोध के प्रकार है, उसको आप 3 डायमेंशंस में बांट सकते हो। एक है कि आप किस तरह का सवाल पूछ रहे हो, उस हिसाब से आप टाइप्स ऑफ रिसर्च डिफाइन कर सकते हो। दूसरा है कि उस सवाल का जवाब देने के लिए आप कौन सा मेथड अप्लाई करोगे वो। तीसरा है इसमें द डिग्री ऑफ प्रिसिजन द मेथड राइटिंग टू आंसरिंग द क्वेश्चन, किस सटीकता से आप जो आंसर राइटिंग कर रहे हो अपने क्वेश्चन, उसके मेथड को आप कितने प्रिसाइज तरीके से ले रहे हो। तो इन 3 तरीके पर आपका जो रिसर्च का जो डिवीजन है वो होता है। एक है नेचर ऑफ क्वेश्चन, आप किस तरह के सवाल पूछ रहे हो, जो आपने सवाल पूछे उस सवाल को आंसर देने के तरीके क्या है, आप उस सवाल के आंसर देने के सबसे सटीक तरीका क्या आप अप्लाई कर रहे हो एक माइन्यूट लेवल पर, बिल्कुल एग्जैक्ट। तो ये 3 डिमेंशन से आप किसी भी रिसर्च के टाइप्स को डिफाइन करते हैं। तो इसमें 2 कैटेगराइजेशन है, एक है नॉन एक्सपेरिमेंटल, इसके अंदर हम हिस्टोरिकल पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशनल, क्वालिटेटिव, एक्स पोस्ट फैक्टर। और नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल, इसमें हम 2 पढ़ेंगे, ट्रू एक्सपेरिमेंटल एंड क्वासी एक्सपेरिमेंटल। तो जो मोटा मोटी डिवीजन है रिसर्च का है नॉन एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल। अब नॉन एक्सपेरिमेंटल के अंदर बहुत सारे हैं, एक्सपेरिमेंटल के अंदर 2 है, ट्रू एक्सपेरिमेंटल एंड क्वासी एक्सपेरिमेंटल। तो हम इन सबको बारी बारी से देखेंगे, समझेंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि एग्जाम में आपके क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, कई बार आपको स्टेटमेंट दे दिया जाएगा या किसी भी रिसर्च को डिफाइन कर दिया जाएगा और 4 ऑप्शन देंगे कि किस रिसर्च को डिफाइन कर रहा है ये स्टेटमेंट। तो इस तरीके के आपको सवाल एग्जाम में मिलेंगे। तो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है, इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, आप इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। हमने आपको बता रखा है वेरिएबल्स के टाइप्स, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, यहाँ पर आप क्या करते हैं, इसको मैनिपुलेट करके डिपेंडेंट वेरिएबल पर इफेक्ट को आप देख सकते हो, आप उसको समझ सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। लेकिन नॉन एक्सपेरिमेंटल में क्या है, नो मैनिपुलेशन ऑफ आईवी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे हो। नॉन एक्सपेरिमेंटल और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग फिनोमेना, जो भी घटना हो गई है, जो भी इवेंट हो गई है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता है नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। या फिर डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या है कि आप चीजों को डिस्क्राइब करते हो, वर्णन करते हो कि ये ऐसा है, इसका ये नेचर है, इस तरीके से ये चीजें फंक्शन कर रही है या फिर इस तरह का रिलेशन हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे सेंसस ऑफ एनी कंट्री, कंट्री, ठीक है, किसी भी देश का जनगणना अगर आप करते हो, तो वो चीजें हो गई हैं, जो जितनी संख्या बढ़नी थी बढ़ गई है, जो भी चीजें। तो आपके जो क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस के अनुरूप आप आंसर ढूंढते हो, लेकिन आप वहां पर किसी भी चीज को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो, किसी भी चीज को आप छोड़ नहीं सकते हो, या अपने हिसाब से उसकी डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते हो। जो हो गया है उसको इकट्ठा करना है, उसको आप एनालाइज करोगे और फिर आप अपना एक कंक्लूजन निकालोगे। या फिर करंट अनएम्प्लॉयमेंट की, अब एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है सिंगल पेरेंट्स का, जिनके बच्चे 5 साल के कम उम्र के, मतलब कोई भी घटना जो घट चुकी है, वो सारे के सारे एग्जाम्पल हो जाते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के, यहाँ पर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बिल्कुल भी मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का, कि जो डेटा कलेक्शन प्रोसीजर है often must forfeit some degree of control in return for obtaining the data, मतलब कि आप कुछ हद तक नियंत्रण कर सकते हो कि आप जो डेटा कलेक्ट कर रहे हो, डेटा कलेक्शन के प्रोसेस पे आपका कंट्रोल होगा, लेकिन वो जो कलेक्टेड डेटा है उसको आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल है, द रिसर्चर will decide to study public records that may be almost but not exactly in the form we desire, a researcher may have to keep a questionnaire start to help gain the cooperation of subjects। मतलब मान लो आपने एक सर्वे फॉर्म लिया, आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो,
अब क्या हो रहा है कि आपके जो डिजायर्ड सवाल है उसके अनुसार आपको डेटा नहीं मिल रहे हैं, कुछ अलग चीजें आपको देखने को अब मिल रही हैं। तो क्या होगा कि आपको फिर से अपने क्वेश्चनर को डेवलप करने पड़ेंगे जो कलेक्टेड डेटा है उसके अनुसार, और फिर आप रिसर्च करोगे, लास्ट में आप कंक्लूजन दोगे, जो कि फाइनल स्टेज होता है रिसर्च का। फिर इसके बाद अलग अलग चीजें हैं, जनरलाइजेबिलिटी वगैरह होती है, ये हमने आपको लास्ट क्लास में बता रखे स्टेप्स ऑफ रिसर्च बहुत डिटेल में। अब हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल रिसर्च किसका पार्ट है? नॉन एक्सपेरिमेंटल का। अब हिस्ट्री है तो मतलब पास्ट इवेंट्स की बात करेगा। हिस्टोरिकल रिसर्च रिलेट्स पास्ट इवेंट्स टू वन अनदर और टू करंट इवेंट्स। तो इसमें क्या है कि जो पास्ट की इवेंट्स हुई है उस पे आप रिसर्च करेंगे और उसका क्या लिंक है अभी कंटेम्परेरी टाइम से, आप वो भी रिसर्च कर सकते हैं। तो किस प्रकार के सवाल हिस्टोरिकल रिसर्च आंसर करता है, जैसे कि व्हाट इज द नेचर ऑफ इवेंट्स दैट हैपेंड इन द पास्ट। जो भी घटनाएं घटी हैं पास्ट में उसका क्या नेचर रहा है, वो किस प्रकार का रहा है, उसमें क्या चीजें, क्या एलिमेंट्स थी, क्या एलिमेंट्स नहीं थी, वो कैसे अलग है बाकी इवेंट से। तो इस तरह के सवालों का जवाब आपको हिस्टोरिकल रिसर्च में मिलता है। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण है, वन माइट वांट टू एग्जामिन ट्रेंड्स इन ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस और हाउ एटीट्यूड्स टुवर्ड्स वर्क एंड फैमिलीज हैव चेंज्ड। क्या आप ये पता करना चाहते हो कि जो ट्रेंड है, जो कुछ समय पहले से चला आ रहा है ट्रेंड, तो जो मेंटल इलनेस है उसको कैसे ट्रीटमेंट किया गया, उसको कैसे सोसाइटी ने देखी है, क्या एटीट्यूड रहा है उसका वर्क की तरफ या फैमिली की तरफ, उसमें किस तरह के बदलाव आए हैं। इस तरह के सवाल में आपको हिस्टोरिकली जाना पड़ता है, पीछे से ट्रेस करते हुए कि किस तरह की चीजों के बदलाव हुए। जैसे कि आज के जमाने में मेंटल हेल्थ पे लोग खुलकर बात करते हैं, लेकिन यही आप 20 साल पहले चले जाओ, 30 साल पहले, तो मेंटल हेल्थ पे बात करना मतलब सोसाइटी में एक टैबू था। वो आपको पागल कह देंगे, वो आपको आइसोलेट करेंगे, आपको वो समझने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन अभी क्या हो गया, सीन पूरा चेंज होते जा रहा है। मेंटल हेल्थ को लोग सीरियसली लेते हैं और एक दूसरे को समझते हैं, सिंपैथी रखते हैं, एम्पैथी रखते हैं, राइट। तो इस तरह की चीजें हैं। ये ट्रेंड सेटिंग या ट्रेंड के सवाल जो है आप हिस्टोरिकल रिसर्च के थ्रू समझ सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको क्या हुआ, डिटेक्टिव वर्क चाहिए, मतलब आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, डिटेक्ट करना पड़ेगा पहले क्या हुई फिर क्या हुई, आपको सारे के सारे डॉट्स को लिंक करते हुए चलना पड़ेगा, और जो रिलेवेंट डेटा है उसको आपको पकड़ के लेके चलना है, सारे डेटा को नहीं। क्योंकि हमेशा याद रखना, रिसर्च में जो आपके क्वेश्चंस है उसी के अनुसार आपको रिसर्च करनी है, तभी आपका जो रिसर्च है वो वैलिड होता है। तब वो वैलिडिटी ऑफ रिसर्च को वैलिडेट करता है कि आपके जो सवाल थे आपने उसी अनुसार डेटा कलेक्ट किया और आपने उसी सवाल का जवाब देने का कोशिश किया है अपने पूरे एंटायर रिसर्च प्रोसेस में बिना भटके। ओके। रिसर्चर्स who do historical research often accomplish this goals। अब जो हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं उनके पास दो सोर्स होते हैं, एक है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी। प्राइमरी सोर्स मतलब जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, जो उस समय बनी है, जिस समय घटना हो रही थी, उस समय कोई खड़ा होकर रिकॉर्ड कर रहा होगा, कर रही होगी उस घटना को लेकर, तो वो प्राइमरी रिकॉर्ड है। दूसरा होता है सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स क्या है कि घटना हो गई, चीजें रिकॉर्ड कर ली जिसने, अब बाद में फिर आप जाके जानकारी इकट्ठा कर रहे हो लोगों से, तो ये होता है सेकेंडरी। घटना होने के बाद जब आप जानकारी जाके इकट्ठा करते हो, इवेंट के बारे में जानने की कोशिश करते हो, तो लोग अपने अपने अलग अलग पर्सपेक्टिव, अलग अलग रीजनिंग देने लगते हैं। तो वो क्या होता है, सेकेंड हैंड एक्सपीरियंस, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं। ठीक है। तो जो घटना को मिस कर दिए वो आप दूसरों से पूछोगे आके, तो जो दूसरे पूछ रहे हैं उन्होंने घटना को देखा नहीं, अब उनको जो बताया जाएगा उनके लिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वही है, तो वो हो जाता है सेकेंडरी सोर्स। नेक्स्ट है इसमें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, नॉन एक्सपेरिमेंटल में। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिस्क्राइब करता है और इंटरप्रेट करता है, सीधा सीधा एक्सप्लेन कर लेगा, कर देना है, वर्णन करेगा, या फिर जो चीजें हुई है उसको अपने हिसाब से उसका व्याख्या करना, उसको इंटरप्रेट करना। So it is concerned with conditions and relationship that exist, the practices that prevail, the beliefs and attitude that are held। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च किसी भी चीज को डिस्क्राइब कर सकता है, जो भी कंडीशंस एग्जिस्ट कर रही है, जिस प्रकार के रिलेशन है अलग अलग वेरिएबल्स के बीच में, उसको वो डिस्क्राइब करेगी हर हर लेवल पे। बिलीफ सिस्टम क्या है, एटीट्यूड क्या है, कब हुआ, कैसे हुआ, सारी चीजों को वो डिस्क्राइब करेगी स्मूथली, जो हुआ है उसको बता देना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है करंट करंट एम्प्लॉयमेंट रेट्स का आपको डिस्क्राइब कर देगी, अभी रोजगार का दर क्या है कंट्री में, सेंसस क्या है इस देश का, है ना।
कितने सिंगल पेरेंट्स वर्किंग में है, तो ये सारे के सारे, तो ये सारे के सारे इसमें आ जाएगा। एग्जाम्पल है किसका, वर्णनात्मक अनुसंधान का। ठीक है, कि आप वर्णन कर रहे हो, डिस्क्राइब कर रहे हो चीजों को। अगला है कोर रिलेशनल रिसर्च। कोर रिलेशन मतलब किसी भी दो चीज के बीच में रिश्ता किस प्रकार का है, संबंध, रिलेशन किस प्रकार। हम्म, तो कोर रिलेशनल रिसर्च को हम देख रहे थे। ये प्रोवाइड करती है एक इंडिकेशन है कैसे दो चीजें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है, उनके बीच में क्या क्या कॉमन चीजें हैं, और जो आउटकम है वो कितने स्पेसिफिक हो सकता है इन इंफॉर्मेशन के आधार पर इन दो चीजों के बीच में। कोर रिलेशनल रिसर्च में आप यूज करते हैं न्यूमेरिकल इंडेक्स, जिसका दूसरा नाम है कोर रिलेशनल कोएफिशिएंट। ये क्या करता है, जो आपका रिसर्च है और जो रिलेशनशिप है वेरिएबल्स के बीच में, वो कितना मजबूत है, वो उस चीज को दिखाता है। हम इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और पीवाईक्यू बहुत सारे करेंगे। कोर रिलेशनल कोएफिशिएंट पे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तो अभी के लिए याद रखो कि कोर रिलेशनल रिसर्च क्या है, और इसमें आपके पास न्यूमेरिकल इंडेक्स होता है जिसको हम कोर रिलेशनल कोफिशिएंट कहते हैं। और ये कोफिशिएंट क्या करता है कि जो रिलेशनशिप है किसी भी दो चीजों के बीच में, उसके स्ट्रेंथ को और वीकनेस को मेजर करता है। जैसे कि एग्जांपल है, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट इन स्टडीइंग एंड देयर अचीवमेंट, देन यू वुड बी डूइंग कोर रिलेशनल रिसर्च। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है ये जानने में कि कितने घंटे पढ़ते हैं और अचीवमेंट पर, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, तो आप जान सकते हो इन दोनों वेरिएबल्स के बीच के रिलेशन को। और ये किसके अंडर आएगा, कोर रिलेशनल रिसर्च के अंदर। क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होता है कि आप किसी भी ह्यूमन बिहेवियर के क्वालिटी को देखने की कोशिश करते हैं, है ना, सोशल लेवल पर, कल्चरल या फिर पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में जो ह्यूमन बिहेवियर है आप उसको समझने की कोशिश करते हो, तो वो आता है क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर। गुणात्मक अनुसंधान, जो गुण है उसको आप, उस पर आप रिसर्च करते हो, समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको करने के लिए आपके पास बहुत सारे अलग अलग टूल्स हैं। जैसे कि आप इंटरव्यू के मेथड से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, हिस्टोरिकल मेथड्स भी हो सकते हैं, केस स्टडीज मेथड हो सकते हैं, एथनोग्राफी हो सकता है। एथनोग्राफी क्या होता है कि आप एक्चुअल सेटिंग में जाकर, फॉर एग्जाम्पल आपको ट्राइबल स्टडीज का आपका कुछ प्रोजेक्ट है, आपको ट्राइब के साथ रह के वो कैसे रह रहे हैं, वो कैसे खाते हैं पीते हैं, उनका दिनचर्या कैसा है, उनके साथ रहकर आप वहां पर डेटा कलेक्ट करते हो, तो ये होता है एथनोग्राफी, है ना। एथनोग्राफी एक ऐसा रिसर्च है क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर, जहां पर आप खुद को इन्वॉल्व कर लेते हो उस जगह पर जहां पर आप जिसके डेटा कलेक्ट कर रहे हो या फिर जिन पर आप रिसर्च कर रहे हो। तो क्वालिटेटिव रिसर्च क्या, एक इंटरप्रेटिव स्टडी है। आप उस चीज का व्याख्या करते हो अपने समझ से, आपने जो डेटा कलेक्ट किया वो आप किस तरीके से चीजों को देख रहे हो, समझ रहे हो, आपका क्या एक्सपीरियंस है, उसके अनुसार आप क्वालिटेटिव रिसर्च के डेटा को इंटरप्रेट करते हो, और उसी के अनुसार फिर आप अपने रिसर्च कैरी आउट करके अंतिम में आप कंक्लूजन देते हो। तो ये क्या है, एक नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी है, नेचुरल एनवायरनमेंट में ये चीजें हो रही है, यहाँ पर आप कुछ मैनिपुलेट नहीं कर रहे हो। नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का जो आखिरी है वो है एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च। इसमें क्या होगा, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इन एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च द रिसर्च मस्ट टेक एज दे आर। इस रिसर्च मेथड में
जो रिसर्चर है जो चीजें जैसी हैं उसको वैसे ही लेगा, उसमें वो कुछ चेंजेस नहीं कर सकता है, और डेटा को कलेक्ट करेगा, उसको एनालाइज करेगा और फिर उस पर अपना एक कंक्लूजन देगा या देगी, ठीक है। द इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वेरिएबल्स हैव ऑलरेडी अकर्ड इन विच रिसर्चर स्टार्ट्स विद ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या करता है रिसर्चर, वो ऑब्जर्व करता है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है या फिर और भी जो वेरिएबल उसको वो ऑब्जर्व करेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को स्टडी करेगा रेट्रोस्पेक्टिवली पीछे जाकर, ताकि वो एक रिलेशन समझ पाए वेरिएबल्स के बीच में कि जो घटना घटा है वो ऐसा क्यों हुआ है। ये होता है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। अब एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च की कुछ कमियां हैं। एक तो है कि आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, ये नॉन एक्सपेरिमेंटल का ही पार्ट है। इसमें लैक ऑफ पावर है टू रैंडमाइज, मतलब कि जो सैंपल्स है आप उसको अपने अनुसार चुन नहीं सकते हो, है ना। इसमें आपके पास वो पावर बिल्कुल भी नहीं, जो चीजें जैसी हुई है उसी वेरिएबल्स को आपको स्टडी करना है। और इसमें एक बहुत बड़ा खतरा रहता है कि जो आप इंटरप्रेट कर रहे हो वेरिएबल्स को स्टडी करके, हो सकता है आप गलत इंटरप्रिटेशन लेके चले आओ। मान लो कहीं पर दंगा हुआ और आपने कुछ गलत इंटरप्रिटेशन करके किसी कम्युनिटी को जिम्मेदार कर दिया जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था या नहीं था, है ना। तो इस तरीके से इसमें रिस्क होता है एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च में। तो वो सारे के सारे अभी हमने जितने पढ़े वो सारे नॉन एक्सपेरिमेंटल थे। अब हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल, प्रायोगिक। इसमें क्या होता है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आप उसको मैनिपुलेट करते हैं, बस यही है इसमें। तो इसका दो क्लासिफिकेशन है, एक ट्रू और एक क्वासी। तो ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है, जो पार्टिसिपेंट्स है उसको असाइन किया जाता है ग्रुप्स, कुछ क्राइटेरिया पर, है ना, कुछ शर्त होती है उसके अनुसार। और इस ग्रुप को कहते हैं ट्रीटमेंट वेरिएबल या ट्रीटमेंट कंडीशन। इसके एग्जांपल समझो कि अगर यू वांट टू कंपेयर इफेक्ट्स ऑफ टू डिफरेंट टेक्निक्स फॉर रिड्यूसिंग ओसीडी इन एडल्ट्स, आप अलग अलग दो मेथड लेके आ रहे हो, मेथड ए, मेथड बी, ठीक। आप इस मेथड का इफेक्ट देखना चाहते हो कि जो ओसीडी है, जो एक ओसीडी एक डिसऑर्डर होता है जिसमें कि लोगों को हर चीज ऑर्डर में चाहिए, हर चीज साफ चाहिए, इस तरीके का। तो उस चीज को रिड्यूस करने के क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं। तो पहला जो टेक्निक इस्तेमाल होगा उसको कहेंगे बिहेवियरल थेरेपी, कि आप उसके बिहेवियर को चेंज करना चाह रहे हो। और दूसरा जो होगा वो होगा नॉन बिहेवियरल थेरेपी, मतलब जिससे आप उसके बिहेवियर को चेंज नहीं करना चाह रहे हो, है ना। तो आप ये समझना चाह रहे हो कि आपने क्राइटेरिया फिट किया है, जिस तो वो कितना वर्क कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है इस केस में। अब देखो इसको एक्सप्लेन किया है। Once adults are assigned to groups and the programs are completed, you will want to look for any differences between the two groups with regard to the effects of therapy on the number of obsessive compulsive। आपने एक बार एक्सपेरिमेंट कर दिया, आपके दो मेथड थे ए एंड बी, एक्सपेरिमेंट हो गए। अब एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो ग्रुप से आपने एक्सपेरिमेंट किया, अब आप उस पर स्टडी करोगे, है ना। और उसके अनुसार उसके बेसिस पर आप कंक्लूजन निकाल लोगे। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, बिकॉज असाइनमेंट का ग्रुप, जो भी ग्रुप्स को मेथड ए मिला, जिस ग्रुप को मेथड बी मिला, ये सारा का सारा किसके कंट्रोल में था, रिसर्चर के कंट्रोल में था, कि वो किस एडल्ट को किस चीज से एक्सपोज करना चाहता है। तो ये एक आइडियल मॉडल है जहां पर आप स्टैब्लिश करते हो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द researcher because the researcher has clearly defined the possible cause and can keep very close tabs on what is happening। रिसर्चर को पता है कि चल क्या रहा है, वो क्या चीजों को के लिए वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है ना। तो रिसर्चर का पूरा कंट्रोल होता है ट्रीटमेंट पे, भाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल वाली बात हो गई यहाँ पर। तो जो रिसर्चर है वो पूरे के पूरे कंट्रोल में रखता है चीजों को, और फिर वो रिसर्च को कंडक्ट करेंगे।
इसका दूसरा है क्वासी, क्वासी अर्ध, ठीक है, नॉट ट्रू। तो द रिसर्च डज नॉट हैव सच हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल, इसमें रिसर्चर के पास उतना कंट्रोल का पावर नहीं होता है उन लोगों पर जिस भी ग्रुप्स को उन्होंने असाइन किया है रिसर्च के लिए। तो जो पार्टिसिपेंट्स है वो प्री असाइंड होते हैं उस ग्रुप्स के। फॉर एग्जांपल आपका जेंडर क्या है, ये प्री असाइंड है, उस पर रिसर्चर कुछ भी कंट्रोल उसको चेंज नहीं कर सकता। आपका एज क्या है, आपकी अगर आपको आपका सोशल क्लास क्या है, आपका टाइप ऑफ इंजरी क्या, अगर आपका एक्सीडेंट हुआ है, जो भी चीज है ना, ये चीजें ग्रुप्स, जो ग्रुप ऑफ पीपल है, जो इंसान है, उनके पास पहले से है। इसमें कुछ भी बदलाव रिसर्चर नहीं कर सकता, किसी प्रकार के कंट्रोल को वो अप्लाई नहीं कर सकता इन कैरेक्टरिस्टिक्स पर जो पहले से डिटरमाइन की हुई है ह्यूमन में या सैंपल्स में। एग्जाम्पल के तौर पर जेंडर का डिफरेंस, रेस, एज, ग्रेड इन स्कूल, आप किस ग्रेड में स्कूल में पढ़ रहे हो, आपके आसपास के पड़ोसी कौन है, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल है क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर, जहां पर जो अलग अलग ग्रुप्स है आप उनके पास प्री असाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहले से उनके पास ये चीजें हैं, इसमें किसी का कोई छेड़छाड़ नहीं है। क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का दूसरा नाम है पोस्ट हॉक, याद रखना, और आफ्टर द फैक्ट रिसर्च, क्योंकि जो बिकॉज द एक्चुअल रिसर्च टेक्स प्लेस आफ्टर द असाइनमेंट ऑफ ग्रुप्स, जो भी मैंने आपको समझाया।